माफिया डॉन अतीक को एसटीएफ ने दिया बड़ा झटका। एसटीएफ ने झांसी में असद का किया एनकाउंटर। शूटर गुलाम भी हुआ ढेर। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद रोने लगा अतीक। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सर पकड़कर बैठा अतीक। असद के एनकाउंटर पर यूपी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा जो सीएम योगी ने कहा वो कर कर दिखाया। यूपी में मिट्टी में मिलाया जा रहा है माफियाओं को। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफियाओं को मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्रशासन कटिबद्ध। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी के फैसले पर विपक्ष के विधायकों ने की तारीफ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यह नहीं है कोई राजनीतिक विषय। अगर विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं सराहना तो यह है अच्छी बात। मिट्टी में मिलाएंगे। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें माफिया डॉन अतीक अहमद को यूपी एटीएस ने आज बड़ा झटका दिया है। एसटीएफ ने झांसी में असद और शूटर गुलाम को ढेर कर दिया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। एनकाउंटर झांसी में पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने किया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी थे। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी भी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर जैसे ही अतीक को मालूम पड़ी रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। 24 फरवरी को उमेशपाल के मर्डर के बाद से ही ये तमाम लोग फरार चल रहे थे। एसटीएफ 54 दिनों से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर आखिरकार एनकाउंटर हुआ है। महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फाउल करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी लेके टीम 2 महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है, अब आपको सुनाएंगे कि पक्ष और विपक्ष आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है। सुनिए। करूंगा, बेटा भी शूटर है और दूसरा भी शूटर है, क्योंकि अतीक ये उमेश पाल की हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अहमद स्वयं बहुत एग्रेसिव होकर के और स्वयं हथियार चलाता है और उसकी कॉज ऑफ डेथ जो के कारणों में उसकी गोलियां भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान जो उत्तर प्रदेश की महान जनता को वादा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी श्रृंखला में 72 घंटे में कुछ मिला दिए थे। उसकी संपत्ति ध्वस्त की गई है और जब्त की गई है अरबों करोड़ों रुपए की। और आज आपकी वीडियो आप देख रहे होंगे कि उमेश पाल की हत्या में मौके पर असद अहमद और गुलाम मोहम्मद थे। आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर किया है और मैं एसटीएफ को बधाई देना चाहूँगा। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आएगा और हमें दोबारा सरकार में हमें मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है
इससे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर इनाम घोषित हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से उसके खिलाफ एविडेंस है और न्यायालय में मुकदमे हो जाते हैं और न्यायालय बार बार पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी करती है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं खोज रहे हैं। प्रेस मीडिया सभी लोग, जनता भी चाहती है। आज के दिन में अगर 5 लाख का इनाम है तो उन्हें जाकर सरकार न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, वहाँ एविडेंस देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका रक्षा लेने में ऐसे जितने भी माफिया होंगे, हमारी सरकार की नीति है कि भय मुक्त वातावरण होगा, अपराध मुक्त होना चाहिए, गुंडा मुक्त होना चाहिए, जितने भी माफिया मुक्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड के जो दुर्दांत अपराधी थे, जिन्होंने पुलिस के जवानों तक की हत्या कर दी थी, ऐसे दर्दनाक हादसे के आज जो मुजरिम थे उनका जो जिस तरह से एनकाउंटर पुलिस ने किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता आज बधाई दे रही है। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उस बात पे मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज्य कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित ये अपराधी आज पूरे प्रदेश में या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या जेलों में होंगे या एनकाउंटर इनके किए जाएंगे। प्रयागराज हत्याकांड का पूरा जो सच अब जब सामने आने लगा था, जब ये सामने आने लगा कि शूटर से करोड़ों का लेन देन का सरकार के एक मंत्री का मामला है, इन सारे मामलों को छिपाने के लिए सत्ता में संरक्षण में कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने ये सब प्रयागराज का पाल हत्या होने दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने क्या किया? झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं रखते। आज के हालिया एनकाउंटर की भी गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। दोषी जो भी हो उसको छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार किसी भी दल या प्रशासन को नहीं है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। चलिए, हमारे साथ में सपा से भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप। भुवन जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। बीजेपी से प्रशांत कुमार उनराव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रशांत कुमार जी, बहुत स्वागत। वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ इकबाल। आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ बहुत स्वागत है। झांसी से दीपक जोरी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, मेडिकल कॉलेज से बने हुए हैं, जहां पर असद और गुलाम के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। सबसे पहले रुख हम सपा का करेंगे। भुवन भास्कर जी, जब मेरी आपसे दिन के समय में बात हो रही थी, 1:30 बजे के करीब बातचीत हो रही थी, तो आपने साफ तौर पर कहा कि ठीक है एनकाउंटर हुआ है, लेकिन सरकार को जो पेशी में पैसे देने पड़ रहे हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि सरकार तो मुद्दों से भटकाना चाहती है। निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार संविधान और कानून में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जो अधिकार है किसी को भी सजा देने का वो केवल न्यायालय को है। यही बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है। न्यायालय का अधिकार है, किसी को सजा देने का प्रशासन को नहीं है। तो यानी कि आपकी गवर्नमेंट के दौरान जो भी एनकाउंटर हुआ करते थे वो भी गलत है, फिर उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं जी। अभी देश ने एक प्रकरण देखा था और आप भी उस प्रकरण की गवाह बनी थी जी। किस प्रकार इस सरकार की हाथ पांव फूल गए थे जब गृह राज्य मंत्री किसानों की हत्या करके आ गया। अगर कानून विषय का संज्ञान नहीं लेता तो ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। आज देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वजातीय अपराध माफिया है उत्तर प्रदेश में जी। उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही जी? प्रश्न है। आप देखिए हेमंत हमारे कल बलिया के छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या हो गई। जिम ट्रेनर एक यादव थे, उनकी हत्या हो गई। आपने देखा होगा एक हत्या और हुई, उनकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। तो क्या सरकार जाति विशेष के आधार पे, धर्म विशेष के आधार पे काम करने का काम कर रही है? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी? ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। प्रशांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रशांत जी, सरकार और प्रशासन क्या सिर्फ एक ही जाति के लिए एक आंख खोल करके कार्रवाई कर रहा है, दूसरी आंख बंद है आपकी अन्य जातियों के लिए? देखिए, भी कल परसों भी एक क्षत्रिय समाज के अपराधी को मारा गया है, अन्य जातियों को भी अपराधियों को मारा जाता है। देखिए, जब कोई अपराधी मारा जाता है, कोई पकड़ा जाता है, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि अपराधियों का जाति धर्म नहीं होता, फिर अगर कोई अपराध करता है, जब कार्रवाई होती है तो आप उनकी जाति धर्म खोजने में लग जाते हैं। और यही जब उमेश पाल की हत्या के बाद जब सारे आरोपी भाग रहे थे तो ये समाजवादी पार्टी कह रही थी कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, छोटे मोटे अपराधियों को मारा जा रहा है, मुख्य अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है।
अब जब मुख्य अपराधी जो थे, जिन पे 5 लाख का इनाम था, शूटर पे इनाम था, अरशद पे इनाम था, जिन्होंने स्वयं गोली चलाई, वीडियो में सारी चीजें मीडिया के माध्यम से आई हैं, तब समाजवादी पार्टी का जो है अल्पसंख्यक प्रेम जाग उठा है। उस अल्पसंख्यक प्रेम के लिए अखिलेश यादव इस तरह की उठपटांग की बातें कर रहे हैं। तब उनको याद नहीं आता कि जो राजूपाल भी पिछड़े वर्ग से थे और उमेश पाल जी भी पिछड़े वर्ग से थे। उनके जो गनर थे संदीप निषाद, वो भी पिछड़े वर्ग थे। तब इनका ये सारा जो है पिछड़ा भूल गया है। अब इनको केवल अपराधी से प्रेम हो गया है, और ये वही अपराधी था जिसको जो संरक्षण है प्रशंसा समाजवादी पार्टी ने दिया था। राजूपाल की हत्या समाजवादी पार्टी के समय में हुई। बाद में पहले दीपक के पास जाऊंगी, फिर मैं आरिफ जी के पास आऊंगी। भुवन जी, आपका काउंटर है। आप लोगों को जाति गुनाहगारों की तो नजर आती है, ये कह रहे हैं प्रशांत जी, और आपको जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष जो है, उसकी जाति नहीं नजर आती। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना कहा, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वजातीय जो क्रिमिनल है वो घूम रहे हैं, और ये देखिए 22 मंत्री इनके सरकार में बहुत दागी है, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होने का काम कर रहा। आप ये भी तो देखिए, और आज जिस बात से ये बच निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं भुवन जी आपका थोड़ा सा, मेरे ख्याल में थोड़ी सी आपको या तो सही जानकारी नहीं है। कल ही जनता टीवी ने अपनी टीवी स्क्रीन पर हमने 5 एनकाउंटर की तस्वीरें चलाई हैं। 5 एनकाउंटर, जिनमें से एक मुस्लिम, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण और एक ओबीसी वर्ग का था। तो इसको क्या कहेंगे आप? मुजरिम की तो कोई जाति नहीं होती ना। बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो टॉप माफिया है उसकी लिस्ट माननीय अखिलेश यादव जी सदन में मांग चुके हैं। टॉप 10, टॉप 100 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आज जो अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी में 22 मंत्री इनके दोषी जो जघन्य अपराध जिनके मामले चल रहे हैं, वो इनके कैबिनेट की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहा, मैंने जो प्रश्न उठाने का कह रहा, जो टॉप अपराधी है, जो स्वजातीय माननीय मुख्यमंत्री, उन पे कब कार्रवाई होने का काम करेगी? आप भुवन जी, आप अतीक को टॉप 10 में नहीं गिनते हैं, या टॉप 5 में नहीं गिनते हैं, या टॉप 3 में नहीं गिनते हैं? मैं कह रहा हूं जितने अपराधी मैंने आपको बताए हैं आपके चैनल में, कह रहा हूं नेशनल चैनल में आपसे कहना चाह रहा हूं, वो उन पे कार्रवाई करिए। कार्रवाई का विरोध नहीं है, न्यायिक कार्रवाई करिए। जो संविधान कह रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई करिए। आप बताइए, हेमंत यादव जो कल छात्र नेता योगी सरकार में जिसकी हत्या हो गई है बलिया में, उसको मिट्टी में कब मिलाने का काम करेंगे माननीय योगी जी? प्रशांत जी, उन्हें मिट्टी में कब मिलाया जाएगा? क्योंकि वो जाति विशेष से है। प्रशांत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज उसका जवाब दें। ट्रेनर मर जाता है, एक की पत्नी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि न्याय नहीं मिल पाया योगी सरकार में, वो भी यादव थे। मेरे ख्याल में प्रशांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भुवन जी, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन तब तक मैं झांसी का रुख करती हूं। दीपक जौहरी मेडिकल कॉलेज के बाहर से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? जिस दौरान यहाँ पर असद और गुलाम के शव को लाया गया, कैसा माहौल था और मौजूदा समय में कैसा माहौल है? क्योंकि मैं आपके पीछे भी काफी भीड़ देख पा रही हूँ। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, झांसी के डैम के पास, झांसी के पारीक्षा डैम के पास थोड़ा सुनसान एरिया, जंगल टाइप का एरिया है। वहाँ पर ये असद का और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के ग्रंथ यूपीएससी के ग्रंथ में एनकाउंटर हुआ है। तो तमाम लोग यहाँ पर जो वहाँ पर पहुँच सकते थे, कुछ लोग वहाँ पर के लिए दौड़े, और ज़्यादातर लोग मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उनको संभावना थी कि यहीं पर पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा। तो झांसी काफ़ी भीड़ यहाँ पर आ गई। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर जो दोनों लोगों को लेके आया गया है, ये थोड़ी देर में इनकी बॉडी बाहर निकलने वाली है, और उसके बाद पुलिस इसको अपनी कस्टडी में ले लेगी। बिल्कुल। क्या असंवैधानिक कुछ तथ्य पोस्टमार्टम में निकल करके दीपक सामने आए हैं क्या इस दौरान? जी, अभी कुछ ये तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद इस बात को कहा जा सकता है। ठीक है। आरिफ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरिफ इकबाल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। आरिफ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सपा कह रही है बार बार कि एनकाउंटर हो या फिर ऐसी कई अन्य गतिविधियां जो अन्यायिक हैं, मतलब जो न्याय संगत नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी तरह की जांच की अपील की जाती है, तो क्या किसी तरह का प्रावधान है कि इन पर जांच होगी और आदेश दिए जा सकते हैं? लोग एक दूसरे पे सरकार में इनके एनकाउंटर हुए, भाजपा सरकार में यादव छत्री जो भी आपने लिस्ट दिया कि इतने हर कम्युनिटी के लोगों का एनकाउंटर हुआ, तो सीआरपीसी में एक प्रोविजन है कि अगर आपको इस एनकाउंटर को लगता है कि गलत है
तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं, क्योंकि एनकाउंटर से पहले एक जो पुलिस होती है वो सीआरपीसी के सारे प्रोविजन को फॉलो करने के बाद, क्योंकि एफआईआर के बाद अगर आप लगातार हाजिर नहीं हो रहे, आप पुलिस चूंकि नॉन अवेलेबल सब सेक्शंस लगे थे, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट वाले सेक्शन थे, तो आपके खिलाफ 82-83 करने के बाद, सीआरपीसी 82-83 के बाद तब लास्ट में आपके ऊपर इनाम घोषित किया जाता है। और इनाम की कंडीशन ये रहती है कि जिंदा या मुर्दा। तब उस समय सीआरपीसी का सारे प्रोविजन जब पुलिस फॉलो कर लेती है, तब एनकाउंटर का प्रोविजन जो सीआरपीसी में दिया गया है, हिंदुस्तान के जो हमारे भारतीय चलता है अदालतों में सीआरपीसी 1972 से। अभी सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार में इनके एनकाउंटर नहीं हुए, इनके हुए, भाजपा कह रही है कि इनके एनकाउंटर हुए, हम इनके में नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमारा एक सवाल है कि 6 साल और 7वां साल चल रहा है सरकार का, इस सरकार में एक चीज गलत हो रही है कि जैसे ही कोई एफआईआर होती है, आपने एफआईआर किया, कोई घटना घटी, आपने एफआईआर किया, और उस एफआईआर पे जो उसके एक्यूज होते हैं, आप प्राधिकरण तत्काल उनके मकान गिराने के लिए चला जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में या सीआरपीसी में ये कहाँ प्रोविजन है कि एफआईआर अभी वो ट्रायल चलेगा। अभी कितने आप लोगों ने टेररिस्ट को देखा कि राजस्थान से तमाम लोगों से बरी हो गए, 10 साल 15 साल की, तो आप एक ट्रायल चलाए बगैर उसके मकान को आप ध्वस्त कर देते हैं। हमारी कोई सिंपैथी नहीं है कि जो आप अपराध कर रहा है, लेकिन एक मकान बनाने के पीछे उसके पूरी जीवन की कमाई लग जाती है, आप एक सेकंड तो उसके आशियाने को उजाड़ देते हो। और इसी पे एक PIL फाइल हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, अभी वो पेंडिंग है सुनवाई के लिए, कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने एफआईआर अगर इस तरह के, तो उनके परिवार वालों का क्या दोष है? वो तो फरार हो गए काट करके, वांटेड है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन ये मकान गिराने का प्राधिकरण में इसी तरह RTI डाली गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL पेंडिंग है। इलाहाबाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अपना खुद का नक्शा इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस और JJ मुनीर साहब की बेंच में 2-2, 3-3 बार ले, खुद के अपनी बिल्डिंग का नक्शा नहीं है। अब इस पे हम कोई सरकार के जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहूंगा कि अब आप बताइए कि कहाँ किस कानून में प्रावधान है कि आप उनके मकान गिरा। आप ट्रायल चलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले चला करती थी, 3-3 महीने में FTC चलती थी, वहाँ सजा हो जाती थी, अपील होती थी, वाला प्रोसेस। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो इनके मकान गिरा, उनके परिवार वालों का क्या दोष है? अपराधी फरार हो गया, आप नेपाल चला गया, फॉरेन कहीं विदेश भाग गया, आपने लुकआउट कॉर्नर नोटिस दे दी, रेड कॉर्नर नोटिस दे दी, सारे प्रोविजन को आपने फॉलो किया, प्रोसीजर को फॉलो किया। हमारा सरकार से ही सवाल है, प्रवक्ता से, कि आप जरा इसको बता दें कि आप इस पे क्या एक्शन लेंगे। एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल बीजेपी से किया गया है। लेकिन आपको बता दें तमाम दर्शकों को कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको वो आउट ऑफ नेटवर्क है या फिर उनका कॉल में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है। भुवन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। भुवन जी, अधिवक्ता जो हैं वो भी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो FIRs होती हैं उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, और साथ में अगर आप लोग या फिर जो परिजन हैं अतीक के, हालांकि इस समय तो सभी के खिलाफ FIR दर्ज है, परिजन हैं तो उनकी अपील पर केस चलाया जा सकता है। क्या सपा एक बेहतर स्टैंड लेने की तैयारी कर रही है इन एनकाउंटर्स को लेकर के? आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं अपने आप को आरिफ भाई से जोड़ के देखता हूँ इस बात में। आरिफ भाई का भी यही कहना है कि जो भी सजा है, क्योंकि वो खुद कानून के विद्यार्थी और मैं खुद कानून का विद्यार्थी हूँ, तो हमारा जो मानना है, जो कार्रवाई करने का अधिकार है हमारे देश में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ट्रेंड ऐसा आ गया कि एक दूसरे में हम हस्तक्षेप करने हैं। अगर न्यायपालिका का काम अगर हम न्यायपालिका को करने देंगे तो मुझे लगता है जो देश का संविधान है उसका उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, आज व्यवस्थापिका वाले न्यायपालिका पे अधिकार करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जो हमने आपसे बात कही, जब इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला था तो इनसे एक यूपी में रहकर वो गिरफ्तार नहीं हो पाए, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, इनके अपने थे, इनकी पार्टी के थे। तो जब तक अगर कोर्ट ने विषय का संज्ञान नहीं लिया होता तो इनको गिरफ्तार करने में दिक्कत आ जाती। हम कह रहे कार्रवाई हो, कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन न्याय के द्वारा हो, न्यायपालिका के द्वारा हो, जो भारत का संविधान हमें आज्ञा देता है, जो भारत का लोकतंत्र हमें आज्ञा देता है, भारत का कानून कहता है, उस हिसाब से काम हो।
लेकिन इस सरकार में ना तो स्वजाति लोगों के लिए अलग कानून है, आप देख पा रही है, मैंने जितने लेकिन भुवन जी आपको ये नहीं लगता है कि इस एनकाउंटर के बाद और अतीक अहमद जिस तरीके से पूरे मामले में बैकफुट पर आया है, इस कार्रवाई के बाद बेनिफिट हो सकता है आगामी चुनावों में बीजेपी को? देखिए, ये तो टोटल जो लड़ाई लड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव की लड़ी जा रही है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, ये अतीक की एक हियरिंग में सरकार जो टैक्स पेयर का है वो 10 लाख रुपए बर्बाद कर रही है एक हियरिंग में। उस व्यवस्था में 10 ये सरकारी आंकड़ा है, 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और तीव्र गति से न्याय नहीं हो सकता था? लेकिन वो सरकार चाहती है उसको एक इवेंट बना दे, इसलिए 3 राज्यों में घुमाने का काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की क्या नीयत है। ठीक है, ठीक है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, प्रयागराज से हमारे साथ में आमिर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम चल रहा है यहाँ पर असद और गुलाम का, और इस बीच आपने तमाम तस्वीरें हमारे साथ में साझा करी थी कि किस तरीके से अतीक अहमद जब जेल से, माफ कीजिएगा, न्यायालय से बाहर निकल रहा था तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, रो भी रहा था, सर पकड़कर बैठ गया, बीपी भी अप डाउन हुआ है, ये भी आपने बताया था। मौजूदा स्थिति क्या है? अतीक अहमद कहां पर है? नैनी जेल या फिर कहीं और? आमिर का संपर्क हमसे टूट गया है। झांसी का रुख करेंगे, हमारे साथ में दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? कितना समय और लगेगा शव को बाहर आने में, और शव की जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो कहां पर होगी, और अगर आज होगी भी कि नहीं होगी? लोकेशन समय बाद बताई गई, जो कि मीडिया ने खुद ही दौड़ भाग करके पता करी, कोई भी अधिकारी नहीं आए थे जी। अब इस समय एनकाउंटर पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी असद की और गुलाम की है अंदर, इसमें लगभग अभी काफी समय लग सकता है, और थोड़ा सा इस वजह से भी शासन प्रशासन लगा हुआ है कि जितना लेट करें उतना अच्छा है, भीड़ छट जाए और कानून व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा सहूलियत रहे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो आपने सुना समझा कि किस तरीके से सपा का स्टैंड है। सपा साफ तौर पर कह रही है कि इसको एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर डेवलप करने की सरकार ने कोशिश करी है। कोशिश नहीं, वो स्टैंप लगा रहे हैं इस बात पर कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए 3 राज्यों का पर्यटन करा के अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया गया और ये एनकाउंटर भी किया गया। और सपा का मानना है कि ये एनकाउंटर न्याय संगत नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए और भी एनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए। फिलहाल सपा की ये डिमांड है, लेकिन कितना फायदा कितना नुकसान ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपके साथ। नमस्कार।